साथियों नमस्कार, मैं राजकुमार पाल देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा इस श्रृंखला का दूसरा वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप सभी से विनम्र अनुरोध कि यदि अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यदि आप यह वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। साथ ही हमारे वेबसाइट www.rajkumarpal.in पर लॉग ऑन करना ना भूलें तथा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो आइए जानते हैं क्या है आज के वीडियो में खास। तो जैसा कि हमने चर्चा किया कि एक नया वीडियो है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों वर्ण एवं वर्णमाला के संदर्भ में। जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा था कि लिपि क्या होता है, देवनागरी लिपि के विषय में हमने संक्षिप्त चर्चा की थी। तो हम पाते हैं कि जहां लिपि को चिन्ह के लिखित रूप के प्रतीक के रूप में माना जाता है। लिपि क्या होती है? किसी भी लिपि जो है वो किसी भी चिन्ह के लिखित रूप के प्रतीक होते हैं। लिपि चिन्ह के लिखित रूप के प्रतीक होते हैं। लेकिन दूसरी ओर यदि हम वर्ण की चर्चा करें तो वर्ण जो है वो भाषा की ध्वनियों के उच्चरित तथा लिखित दोनों रूपों के प्रतीक होते हैं। अर्थात वर्ण को हम भाषा की उच्चरित और लिखित दोनों रूपों के प्रतीक के रूप में देख सकते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि मुख से निकलने वाली सार्थक ध्वनि को वर्ण कहते हैं। मुख से निकलने वाली सार्थक ध्वनि को वर्ण कहते हैं। ऐसी समस्त ध्वनियां जिनका कुछ अर्थ है, कोई ना कोई अर्थ है, वे वर्ण कहलाती हैं। परिभाषा के रूप में हम यदि देखें तो लघुतम वाक् ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। लघुतम वाक् ध्वनि को वर्ण कहा जाता है वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसका कोई अर्थ होता है और हमारे मुख से निकलती है और जिसका लिखित स्वरूप हो सकता है, वह वर्ण कहलाता है। यदि हम वर्णों के वर्गीकरण के विषय में चर्चा करें तो वर्णों का वर्गीकरण 3 आधार पर किया गया है: उच्चारण के आधार पर, वायु संवेग के आधार पर और तारत्व के आधार पर। इस विषय में हम आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे जानकारी प्राप्त करते जाएंगे। साथियों, अब आता है वर्णमाला। तो हमने देखा था कि मुख से निकलने वाली सार्थक ध्वनि को वर्ण कहते हैं और जब इन्हीं वर्णों के समूह को एक जगह व्यवस्थित रूप से एकत्रित कर दिया जाता है तब उसे वर्णमाला के नाम से जानते हैं। अर्थात वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। यदि हम हिंदी वर्णमाला की बात करें तो हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं जिनका वर्गीकरण निम्नानुसार है। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण माने गए हैं जिनका वर्गीकरण हम कर सकते हैं कैसे? मूल स्वर वर्ण माने गए हैं 11, अयोगवाह वर्ण माने गए हैं 2, स्पर्शी व्यंजन माने गए हैं 25, द्विगुण व्यंजन 2, अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4, संयुक्त व्यंजन 4। इस प्रकार कुल 52 वर्ण हिंदी वर्णमाला में माने गए हैं। साथियों, एक बात ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 वर्ण होते हैं और हिंदी वर्णमाला में ठीक उसका 2 गुना 52 वर्ण होते हैं। तो कौन कौन से 52 वर्ण होते हैं हमारी हिंदी वर्णमाला में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। अभी अंग अहा को हम छोड़ देते हैं या इसको गिन लेते हैं। अंग अहा, क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म और इस प्रकार य, र, ल, व, श, श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ। इसके अतिरिक्त श्र, ह्र और ड़। ये कुल मिलाकर के 52 वर्ण हिंदी वर्णमाला में होते हैं। अब हिंदी वर्णमाला को यदि विभाजन के रूप में देखा जाए तो हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। 2 भागों में हिंदी वर्णमाला को बांटा गया है, स्वर और व्यंजन के रूप में। स्वर और व्यंजन के रूप में। तो स्वर और व्यंजन क्या है? तो सबसे पहले हम देखेंगे स्वर। आज का हमारा वीडियो स्वर तक ही सीमित रहेगा। अगले वीडियो में हम व्यंजन के विषय में चर्चा करेंगे। तो स्वर क्या है? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है स्वर कहलाते हैं। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है वे स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या जो है मूल रूप से 11 होती है। इनकी संख्या मूल रूप से 11 होती है। कौन कौन से स्वर वर्ण होते हैं? 11। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये 11 स्वर वर्ण होते हैं।
लेकिन हम जब वर्णमाला का अध्ययन करते हैं दोस्तों, तो वर्णमाला में हमें अंग और आहा ये दोनों भी स्वर वर्णों के साथ ही लिखे हुए मिलते हैं। तो क्या ये स्वर नहीं है? इस विषय में हम आगे देखेंगे। फिलहाल आप ध्यान रखिएगा कि मूल स्वरों की संख्या 11 होती है। प्रतियोगी परीक्षाओं की चर्चा करें तो अक्सर उनमें ये प्रश्न आते हैं कि मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो वहाँ पर हम 11 और 13 में कंफ्यूज हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। तो भ्रमित नहीं होना है, भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। मूल स्वरों की संख्या जो होती है वो 11 ही होती है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ और औ। इस प्रकार ये 11 स्वर होते हैं। कैसे 11 स्वर होते हैं, ये जानने के लिए हमें स्वर वर्णों के भेद को देखना होगा, स्वर वर्णों के प्रकार को देखना होगा। तो स्वर वर्णों के 4 प्रकार माने गए हैं। 4 प्रकार माने जाते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और प्लुत स्वर। ये 4 प्रकार के स्वर जो हैं हमारी स्वर वर्णमाला में माने गए हैं। तो ये जो हमारे पास 11 मूल स्वर दिखाई दे रहे हैं, इन 11 मूल स्वरों को इन्हीं 4 भागों में वर्गीकृत करना है, इन्हीं 4 भागों में बांटा गया है। तब हमें समझ में आएगा कि अंग और आहा कहाँ गए। तो पहला जो प्रकार है स्वर का वो है ह्रस्व स्वर। तो ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में अत्यंत कम समय लगता है ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जिन स्वरों में एक मात्रा होती है वे ह्रस्व स्वर होते हैं। इनकी संख्या 4 है। परिभाषा में बहुत अधिक जाने की आवश्यकता नहीं है, परिभाषा हम सबको पता है। हम बस इतना समझें कि ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इनमें एक ही मात्रा होती है, जैसे अ, ई, उ, री। ये 4 ही ह्रस्व स्वर हैं। हमारी जो 11 स्वरों की टीम है, जो समूह है, मूल स्वरों का जो समूह है 11, उनमें से 4 ह्रस्व स्वर होते हैं। कौन कौन से? अ, ई, उ, री। आप देखेंगे अ स्वतंत्र है, बिल्कुल स्वतंत्र है, इसके साथ कोई दूसरा स्वर भी नहीं लगा है। ई के साथ भी कोई दूसरा स्वर नहीं लगा है, उ के साथ भी कोई दूसरा स्वर नहीं लगा है और ई के साथ भी कोई दूसरा स्वर नहीं लगा है। तो ये ऐसे वर्ण होते हैं, ऐसे स्वर वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है और इनमें केवल एक ही मात्रा मानी जाती है। ये होते हैं ह्रस्व स्वर। अगला जो प्रकार है वो है दूसरा प्रकार दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर तो ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की तुलना में 2 गुना समय लगता है, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। हम मान सकते हैं कि 2 गुना लगभग समय लगता है दीर्घ स्वर के उच्चारण में। इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि इन स्वरों में 2 मात्राएं होती हैं। जिन स्वरों में 2 मात्राएं होती हैं वे दीर्घ स्वर होते हैं और इनकी कुल संख्या जो है वो 3 है दोस्तों। ह्रस्व स्वर से दीर्घ स्वर की पहचान क्या है? ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। कैसे? अ यदि ह्रस्व स्वर है अ, तो आ दीर्घ स्वर है। अ, आ, ई, उ, ऊ। इस प्रकार हम पाते हैं कि ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है और दीर्घ स्वरों की संख्या 3 है। तो 4 और 3 मिलाकर के हो गए 7। हमारे पास कुल मूल स्वर कितने थे? 11। हमारे पास मूल स्वर कितने थे? 11। उनमें से 4 ह्रस्व स्वर हो गए और 3 जो है वो मूल स्वर हो गए। तो इस प्रकार हो गए 7 वर्ण। अब आता है संयुक्त वर्ण। तो हमने पहले पढ़ा था कि एक मात्रा वाले स्वरों को ह्रस्व स्वर कहते हैं, 2 मात्रा वाले स्वरों को दीर्घ स्वर कहते हैं। तो क्या 3 मात्रा वाले स्वरों को संयुक्त स्वर कहेंगे? नहीं। संयुक्त स्वर किसे कहेंगे? संयुक्त स्वर ऐसे वर्णों को कहेंगे जो 2 स्वर वर्णों के मेल से बनते हैं। 2 स्वर वर्णों के मेल से जो बनते हैं उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। कैसे? यह जानने से पहले हम ये जानते हैं कि इनकी कुल संख्या 4 है। कैसे बनते हैं संयुक्त स्वर वर्ण का निर्माण कैसे होता है? अ में जब ई वर्ण मिलता है तो ए बनता है, अ में जब ए वर्ण मिलता है तो ए बनता है, अ में जब उ वर्ण मिलता है तो ओ बनता है, अ में जब ओ वर्ण मिलता है तो औ बनता है। इस प्रकार 4 संयुक्त स्वर वर्णों का निर्माण होता है। तो हमने देखा था कि हमारे पास कुल 11 मूल स्वर हैं, उनमें से 4 ह्रस्व स्वर, 3 दीर्घ स्वर और 4 संयुक्त स्वर होते हैं। तो 4, 3, 7 और 3, 10। इन 3 प्रकार के स्वरों में हमारे जो 11 मूल स्वर होते हैं उनकी संख्या पूर्ण हो जाती है। तो चौथा स्वर कहाँ गया? चौथे प्रकार का उल्लेख किया था, वो चौथा स्वर कहाँ गया? तो साथियों चौथा स्वर है प्लुत स्वर। ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की तुलना में 3 गुना समय लगता है प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे ओम।
ओम। ओम के उच्चारण में सामान्य रूप से ह्रस्व स्वर की तुलना में 3 गुना समय लगता है। अब ये जो प्लुत स्वर हैं, वर्तमान समय में इनका प्रयोग हिंदी में नहीं के बराबर होता है या नहीं ही होता है। प्लुत स्वरों का प्रयोग जो है वो हिंदी में नहीं होता है। इनका प्रयोग मूल रूप से हमारे धार्मिक ग्रंथों, धर्म ग्रंथों इत्यादि में किया जाता था वैदिक काल में, प्राचीन काल में। लेकिन अब इनका सामान्य पढ़ाई लिखाई में इन प्लुत स्वरों का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए हम इन्हें स्वर के रूप में। इस प्रकार हम देखते हैं कि ह्रस्व स्वर वर्ण 4, दीर्घ स्वर वर्ण 3, संयुक्त स्वर वर्ण 4, कुल मिलाकर के 11 मूल स्वर वर्ण होते हैं। एक बार फिर से हम इसे रिवाइज कर लेते हैं। कुल स्वर वर्णों की मूल संख्या जो है वो क्या है? 11 है। इनमें से 4 ह्रस्व स्वर होते हैं, 3 दीर्घ स्वर होते हैं और 4 संयुक्त स्वर होते हैं। शेष प्लुत स्वर जो होते हैं उनकी संख्या भी है कुछ, लेकिन उनको वर्तमान में प्रयोग ना होने के कारण स्वरों के साथ इनकी गिनती नहीं की जाती, बावजूद इसके कि ये स्वर के भेद माने जाते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास 11 मूल स्वर वर्ण होते हैं। अब इसमें किसी प्रकार की संशय की आवश्यकता गुंजाइश नहीं बचती है। तो अब भी हमारे पास 2 ऐसे वर्ण बचते हैं जिनको हम स्वर वर्णों के साथ गिनते तो हैं, लेकिन यहाँ पर उनको हमने किसी भी प्रकार से वर्गीकृत नहीं किया, और वे हैं अंग और आहा। तो इन्हें हम अयोगवाह वर्ण के रूप में लेते हैं, जिन्हें वर्णमाला में स्वर वर्णों के साथ लिखा जाता है। स्वर वर्णों के साथ देखिए 2 प्रकार की यहाँ पर आपको भिन्नताएं नजर आ रही होंगी। पहला तो ये प्लुत स्वर जिसको हमने स्वर वर्णमाला में लिखा ही नहीं, इसके बाद भी प्लुत स्वर के रूप में हमने चौथा प्रकार जो है वो स्वर का बनाया, देखा कि चौथा भेद जो होता है स्वर का वो प्लुत स्वर होता है, बावजूद इसके कि ये हमारे वर्णमाला में दिखाई नहीं देता वर्तमान में। दरअसल वास्तव में प्राचीन काल में, वैदिक काल में, वैदिक धर्म ग्रंथों में इसका प्रयोग जमकर किया जाता था, इसका स्वरों का प्रयोग होता था, इसलिए इन्हें स्वर के भेद के रूप में लेते हैं। और दूसरी जो हमें यहाँ पर विभेद दिखाई दे रहा है वो ये है कि अंग और आहा स्वर वर्णों के साथ वर्णमाला में आमतौर पर दिखाई तो देते हैं, लेकिन फिर भी हम इन्हें मूल स्वरों में नहीं गिन रहे। क्यों नहीं गिना जाता? क्योंकि इन्हें अयोगवाह वर्ण के रूप में माना जाता है। ये अयोगवाह वर्ण के रूप में वर्णमाला में स्वर वर्णों के साथ लिखे जाते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास मूल स्वर वर्णों की संख्या जो है, स्वर वर्णों की संख्या जो है वो 11 ही है। इसमें किसी भी प्रकार से कंफ्यूज या संशय की स्थिति निर्मित करने की आवश्यकता नहीं है। जो अंग होता है वो अनुस्वार या शिरोबिंदु के नाम से जाना जाता है, और आह जो होता है वो विसर्ग के रूप में जाना जाता है। इसलिए इन्हें हम स्वर वर्ण के वर्णमाला में तो साथ रखते हैं, किंतु स्वर वर्णों में इनकी गिनती नहीं की जाती, या मूल स्वरों में कहा जाए कि मूल स्वर वर्णों में इनकी गिनती नहीं की जाती। ये अयोगवाह वर्ण जो है इनकी मूल स्वरों में गिनती नहीं की जाती। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं। कुल वर्णमाला में हमारे कुल वर्णों की संख्या 52, इसमें मूल स्वर 11, अयोगवाह वर्ण 2, और बाकी स्पर्शी व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, कुल मिलाकर के 52 वर्ण जो है हमारे वर्णमाला में होते हैं। व्यंजनों के विषय में हम अगले वीडियो में देखेंगे। स्वर वर्णों की बात करें तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है स्वर कहलाते हैं। इनकी मूल संख्या 11 होती है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ और औ। स्वर वर्णों के भेद 4 होते हैं, और इन्हीं 4 भेदों में इन 11 स्वरों को विभाजित किया गया है। ह्रस्व स्वर, ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में अत्यंत कम समय लगता है ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। अ, ई, उ, री। इसके बाद दीर्घ स्वर होता है। ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की तुलना में 2 गुना समय लगता है दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इनमें 2 मात्राएं मानी जाती हैं स्वर की। ये होते हैं आ, ई, उ। आ, ई, उ। इस प्रकार हम देखते हैं कि मूल स्वरों की संख्या 11, उसमें से 4 ह्रस्व स्वर, 3 दीर्घ स्वर। अब आता है संयुक्त स्वर। तो ऐसे स्वर वर्ण जो 2 स्वर वर्णों के मेल से बनते हैं संयुक्त स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है। ए, ओ, औ। इनका निर्माण कैसे होता है ये आप स्क्रीन में देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ चौथा प्रकार जो होता है स्वर का वो है प्लुत स्वर। लेकिन प्लुत स्वर का वर्तमान में हिंदी भाषा में प्रयोग नहीं होता है, इसलिए हम इसे वर्णमाला में नहीं लिखते हैं।
प्राचीन काल में, वैदिक काल में, वैदिक धर्म ग्रंथों में, साहित्यों में इसका प्रयोग देखा जाता था। इसके अतिरिक्त अंग और आहा भी हमारे वर्णमाला में सम्मिलित होते हैं, किंतु उन्हें वर्णों के भेद में हमने नहीं देखा, मूल स्वरों के रूप में इनकी गिनती नहीं की जाती। अंग को अनुस्वार या शिरोबिंदु के नाम से जानते हैं, आहा को विसर्ग के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा साथियों कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, वो ये हैं कि कुछ विद्वान स्वर के 3 ही भेद मानते हैं। कुछ विद्वान जो हैं वो स्वर के 3 ही भेद मानते हैं। वे दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर को एक ही भेद के रूप में मानते हैं। तो दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर को एक ही भेद मान लिया गया, और ह्रस्व स्वर और अंत में प्लुत स्वर, तो इस प्रकार 3 स्वर ही कुछ विद्वान मानते हैं। कुछ विद्वान ह्रस्व स्वर के 4 वर्ण, दीर्घ स्वर के 3 वर्ण, संयुक्त स्वर के 4 वर्ण, प्लुत स्वर का 1 वर्ण और अयोगवाह के 2 वर्ण मिलाकर कुल 14 स्वर वर्णों की गणना करते हैं। कुछ विद्वान जो हैं वो 14 वर्णों की गणना करते हैं स्वर में, जिसमें अयोगवाह वर्ण यानी अंग और आहा को भी शामिल किया जाता है, और साथ में प्लुत स्वर ओम को भी प्लुत स्वर को भी शामिल किया जाता है। किंतु केंद्रीय हिंदी निर्देशालय की पुस्तिका देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण के आधार पर हिंदी वर्णमाला के मूलतः 11 स्वर माने जाते हैं, जिनकी चर्चा हमने ऊपर में किया था। इनका विस्तार पूर्व में किया जा चुका है। कुछ विद्वान री और री, बड़ा री को भी स्वर वर्णों के समूह में शामिल करते हैं, जबकि अब इन वर्णों का प्रयोग जो है वो हिंदी में नहीं होता है। वैदिक ऋचाओं में वैदिक काल में इनका भी प्रयोग किया जाता था। प्लुत स्वर का प्रयोग वैदिक काल में धर्म ग्रंथों में इत्यादि में किया जाता था। वर्तमान में स्वर वर्ण के भेद के रूप में वर्णित होने के बाद भी इन्हें स्वर वर्णों के साथ नहीं गिना जाता, क्योंकि इनका प्रयोग अब बंद हो चुका है। साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो कि छुपी हुई है, वो ये कि अवर्ण को शहीद वर्ण भी कहा जाता है। कभी कभी परीक्षा में आता है कि शहीद वर्ण कौन सा है, तो शहीद वर्ण अवर्ण को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है शहीद वर्ण? क्योंकि अ जो है वो सभी वर्णों के साथ प्रयोग होता है। क, म, च सबके साथ अ है, तो वहाँ पर अ जो है वो शहीद वर्ण के रूप में सामने आता है। कभी कभी परीक्षा में ये बातें भी पूछ ली जाती हैं। तो उम्मीद है कि आपको वर्ण और वर्णमाला में स्वर वर्ण इनके विषय में जानकारियाँ प्राप्त हुई होंगी, और अगले वीडियो में हम व्यंजन के विषय में चर्चा करेंगे। जाते जाते पुनः एक बार अनुरोध कि यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और यदि यह वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी वेबसाइट www.rajkumarpal.in पर भी लॉग ऑन करें, और वहाँ पर भी आपको कुछ लेख देखने पढ़ने को मिलेंगे। और एक विशेष सूचना ये कि वहाँ आप अपना योगदान भी दे सकते हैं। कई प्रकार की श्रेणियाँ निर्धारित की गई हैं, जिन श्रेणी में आप अपने योगदान देना चाहते हैं बिल्कुल दे सकते हैं। और चाहे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।